हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, हमने लास्ट क्लास में फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे हमने फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग टू द फ्रेंचाइजर। ठीक है, फ्रेंचाइजर ने जो फ्रेंचाइजी दी तो उसे क्या एडवांटेजेस हैं। देखो, इसमें सबसे पहला है, इन ऑर्डर टू यूज फ्रेंचाइजिंग एज एन एक्सपांशन मेथड द फ्रेंचाइजर मस्ट एस्टेब्लिश वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंचाइजर को क्या करना है, इफ़ ही वांट टू गो टू एक्सपांशन थ्रू फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, he has to develop the value and credibility to its business. ठीक है, so that anyone can be willing to buy it. उसको परचेज करने के लिए सब लोग तैयार हो जाए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए सपोज तैयार हो जाए। यू हैव टू क्रिएट अ क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यू टू द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट एडवांटेज इज क्विक एक्सपांशन। ठीक है, फ्रेंचाइजर के साथ फर्स्ट एडवांटेज क्या है, फ्रेंचाइजर अपने बिजनेस को क्विकली एक्सपांड कर सकता है फ्रेंचाइजिंग के थ्रू। किसी को भी फ्रेंचाइजी दी, ठीक है, आपका उसका बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। सो अ फ्रेंचाइजर कैन एक्सपैंड बिजनेस नेशनली एंड इवन इंटरनेशनली बाय ऑथराइजिंग एंड सेलिंग फ्रेंचाइजीज इन सेलेक्टेड लोकेशंस। ठीक, द कैपिटल नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेंशन इज मच लेस देन विदाउट इट वुड बी टू विदाउट फ्रेंचाइजिंग। अगर मान लो हम खुद अपना एक्सपेंशन करते एज अ बिजनेसमैन तो हमें बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या होता है, आप जब अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो और किसी और को फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी कैपिटल लगाएगा, और जब सामने वाला पर्सन कैपिटल लगा रहा है तो इट मीन्स आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग अ फ्रेंचाइज्ड बिजनेस रिक्वायर्स फ्यूअर एम्प्लॉयज देन नॉन फ्रेंचाइज बिजनेस। हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिसेज रिक्वायर लाइटली स्टाफ प्राइमरली टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ द फ्रेंचाइजी। देखो, आप अपना खुद का बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हो तो सारे एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आपको रखना पड़ेगा। बट जब आपने फ्रेंचाइजी दे दी तो फ्रेंचाइजी क्या करेगा, फ्रेंचाइजी अपने सेंटर पे वो खुद अपने एम्प्लॉयज़ रखेगा। तो एज अ फ्रेंचाइजर आपकी जो एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। आपको सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज़ रखने हैं, आपको सेंट्रल लेवल पे वही एम्प्लॉयज़ रखने हैं जो एम्प्लॉयज़ आपके फ्रेंचाइजी को सर्व करें। जैसे गुड्स परचेज़ किया आपने, सारे फ्रेंचाइजी के लिए एक साथ रॉ मटेरियल परचेज़ किया, तो वो रॉ मटेरियल डिसबर्स करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बस ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेंचाइजीज़ की अकाउंटिंग देखते हैं तो अकाउंटिंग देखने के लिए सभी फ्रेंचाइजीज़ के लिए एक ही अकाउंटेंट काम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ स्टाफ रखने की ज़रूरत है हेडक्वार्टर पे, रीजनल ऑफिसेज में, बस। बाकी सब फ्रेंचाइजी अपने अपने एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो फ्रेंचाइजर को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। नो, दिस अलाउज द फ्रेंचाइजर टू मेंटेन द पेरोल, लो पेरोल एंड मिनिमाइजेज पर्सनल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अगर आपके एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो पैसा भी कम देना पड़ेगा, लो पेरोल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स डेवलप होती है वो इश्यूज़ और प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेंशन टू द फ्रेंचाइजर, दैट क्विक एक्सपेंशन इज देयर। सेकेंड इज कॉस्ट एडवांटेजेस। द कॉस्ट एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजर अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, in purchase of large quantities of supplies for the franchisee. The franchisee usually purchases these supplies at lower cost from the franchisor. देखो, फ्रेंचाइजर के साथ कॉस्ट एडवांटेज है। फ्रेंचाइजर क्या करता है, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स। ठीक है, हमारे इंडिया में मैकडोनल्ड्स का जो मेन सेंटर है, हब है, वो चंडीगढ़ में। तो जितना भी रॉ मटेरियल सप्लाई होता है मैकडोनल्ड्स के सारे सेंटर्स को चंडीगढ़ से आता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फ्रेंचाइजर है उस फ्रेंचाइजर को रॉ मटेरियल परचेज करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि उसको सेंट्रल लेवल पे, सिंगल लेवल पे रॉ मटेरियल परचेज करना है, और जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेगा सप्लायर से उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, उसको उतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कॉस्ट एडवांटेज है। और ये जो कॉस्ट एडवांटेज है, ये कॉस्ट एडवांटेज फ्रेंचाइजर क्या कर सकता है, फ्रेंचाइजर कैन फॉरवर्ड दिस कॉस्ट एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को भी वो लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल दे सकता है। So this will be the cost advantage is the main factor in the franchising business for the franchisor. Now, apart from cost advantage, the franchisor's ability to commit the larger sums of money to the advertising. फ्रेंचाइजर जो है, जैसे मैकडोनल्ड्स का ऐड आते हैं या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऐड आते हैं जो फ्रेंचाइजी सिस्टम पे हैं, उनके लिए कॉस्ट एडवांटेज है एडवर्टाइजिंग में। उनका जो सेंट्रल एडवर्टाइजिंग सिस्टम है वो सबके लिए काम करेगा। सपोज MBA चाय वाले का टीवी ऐड आता है, सोशल मीडिया ऐड आता है, तो MBA चाय वाले के जितने सेंटर्स हैं, जितने फ्रेंचाइजीज हैं पूरे इंडिया में, उन सबको सपोर्ट मिलेगा।
दे ऑल विल गेट द सपोर्ट। तो हर एक फ्रेंचाइजी के, अगर हम बात करें, हर एक फ्रेंचाइजी के हिस्से में 1 और 2% आएगा। एडवर्टीजमेंट का जो टोटल खर्चा है उसमें 1 और 2% हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक एडवर्टाइजिंग जो फ्रेंचाइजी उसके हिस्से में आएगा। सो दिस विल बी द कॉस्ट एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज टू द फ्रेंचाइजी। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी टू द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के लिए डिसएडवांटेजेस क्या है? आप अगर फ्रेंचाइजी बने, मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आपने फ्रेंचाइजी लिया, तो व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस? राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। मतलब आपने अगर फ्रेंचाइजी लिया तो फिर आप वही काम कर सकते हो। आप अपने बिजनेस में, उसी फ्रेंचाइजी बिजनेस कुछ नया डेवलप नहीं कर सकते। आप कुछ नया नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम नहीं है, जैसा फ्रेंचाइजर बोलेगा आपको वैसा ही करना है। सो यू हैव अ लिमिटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इज ओवर गाइडेड एंड ओवर इन्फ्लुएंस बाय द डिग्री ऑफ कंट्रोल। फ्रेंचाइजर का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। फ्रेंचाइजर आपके बिजनेस को अपने हिसाब से चलाएगा। आप उसका बिजनेस अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वो अपने हिसाब से चलाएगा। यू आर ओवर गाइडेड एंड ओवर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री ऑफ कंट्रोल। दिस रिजल्ट्स इन लूजिंग द फ्रीडम टू इनोवेट सम एक्सटेंट। इससे क्या होता है, आपके बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज फ्रेंचाइजर उसको अलाउ नहीं करेगा। आप सजेशन दे सकते हो, दे कैन इम्प्लीमेंट योर सजेशन इफ दे लाइक, अदरवाइज द फ्रेंचाइजी कैन नॉट implement the suggestions on its own. He has a limited degree of freedom to take any decisions. No. Continuing cost implication. देखो, आपने अगर फ्रेंचाइजी लिया है तो एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपको परपेचुअली मतलब लाइफ टाइम आपको फ्रेंचाइजर को पे करना पड़ेगा। तो वो एक कंटिन्यूस बिजनेस है, वो कंटिन्यूस एक आपका खर्चा है जो हमेशा आपको पे करना है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आप अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को बढ़ाओगे, फ्रेंचाइजर को भी उतना ही कमीशन देना पड़ेगा, उतना ही परसेंटेज देना पड़ेगा रेवेन्यू का। सो देयर इज वेरी कंटिन्यूस कॉस्ट इम्प्लीकेशन। यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर द होल टाइम। ठीक है। नाउ फ्रेंचाइजर में ऑल्सो चार्ज एडिशनल अमाउंट्स टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजिंग एंड ट्रेनिंग। अगर फ्रेंचाइजर आपको आपके बिहाफ पे एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, तो वो कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी एंड दिस इज कंटिन्यूस। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता जाएगा उतना ज़्यादा कंटिन्यूसली आपको कॉस्ट पे बेयर करना है। नाउ नेक्स्ट इज एज सच टेकिंग ए फ्रेंचाइज इज एन एक्सपेंसिव प्रपोजिशन। फ्रेंचाइजी इसीलिए हमारे लिए एक्सपेंसिव बिजनेस है। ठीक है। नाउ रिस्क ऑफ द फ्रेंचाइजर गेटिंग ब्रॉड। द फ्रेंचाइजी फेसेस सीरियस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज व्हेन द फ्रेंचाइजर आइदर फेल्स और गेट्स बॉट बाय अनदर कंपनी। आपके फ्रेंचाइजी जो जिस कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है वो कंपनी किसी और ने खरीद ली तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए जिसकी आपने फ्रेंचाइजी ली वो पर्सन फेल हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है, तो फ्रेंचाइजर अगर फेल होगा तो वो प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ेगी। यू विल गेट द सीरियस प्रॉब्लम्स। जैसे कई जगह एमबीए चाय वाले के आउटलेट्स नहीं चल रहे हैं और अभी भी एमबीए चाय वाले का ग्राफ डाउन जा रहा है, तो अगर मान लीजिए एमबीए चाय वाले का ग्राफ डाउन जाता है, ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नाउ इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द सर्विसेज। The disadvantage to the franchisee usually center around the inability of the franchisor to provide services, advertising and location. कभी कभी आप ऐसी लोकेशन पे फ्रेंचाइजी लेते हो जहाँ पे फ्रेंचाइजर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। तो फ्रेंचाइजर अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। When the promises made by the franchise agreement are not kept, फ्रेंचाइजर ने फ्रेंचाइजी देते समय बहुत सारे प्रोमिस किए, ठीक है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में बहुत सारे प्रोमिस ऑपरेशन मैनुअल में डाल रखे, बट दे आर नॉट fulfilling their promises. If the franchisor is not fulfilling the promises, it will be a hurdle for you. You will not be able to provide the good services to your customers. So this is a problem of, these are the disadvantages of franchisee business to the franchisee. Now, disadvantages of franchising business to the franchisor. Franchisor के लिए क्या है? Difficulty in identifying quality franchisees. अच्छे franchisees नहीं मिलते उनको. They are not getting the good persons who can run their franchisee business in a proper way. So the franchisor may find difficult to identify quality franchisees. Even after extending all support towards training and providing capital, poor management may lead to the failure of the franchisee, in turn adversely affect the franchisee system as a whole. अगर मान लीजिए आपने किसी को फ्रेंचाइजी दिया और मान लीजिए he is not doing well, he is not working well according to your instruction, you are a franchisor,
तो आपका पूरा सिस्टम इफेक्ट होगा इससे। क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंचाइजर आपके लिए काम नहीं, फ्रेंचाइजी आपके लिए सही से काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ वे, दिस इज अ basic disadvantage to the franchisor, that he is not getting the good franchisees. No, यहाँ पे आके गाइस हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। फ्रेंचाइजिंग ये मोड है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का। आप अगर चाहें तो अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग एक मोड है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का। अब हम हमारे बिजनेस की ग्रोथ को, हमारे जैसे चैप्टर ही चल रहा है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, हमारे बिजनेस को ग्रो करने का एक और स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस, M&A। मर्जर एंड एक्विजिशन जो आज के सिनेरियो में सबसे कॉमन है। जिस तरह से फ्रेंचाइजिंग कॉमन है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत कॉमन है। आप नॉर्मली यूजुअली सुनते होंगे इस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, ये दो कंपनी मर्ज हो गई। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। सो merger and acquisition is a potential strategy for ensuring the accelerated growth of the business। आपके बिजनेस को अगर ग्रो करना है एक एक्सेलरेटेड लेवल पे, ठीक है, एक स्पीड पे ग्रो करना है, तो मर्जर एंड एक्विजिशन एक पोटेंशियल स्ट्रेटेजी है। नाउ द ग्रोथ प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड बाय एक्वायरिंग अ टारगेट इन लाइन ऑफ अ बिजनेस in which the bidding company wants to enlarge when compared with the internal expansion, because the company already exists in place with its own production capacity, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड क्लाइंटल। देखो ग्रोथ प्रोसेस कैसे एक्सेलरेट होता है। अगर आप एक टारगेट को एक्वायर करते हो, ठीक है, आप बिडिंग कंपनी, आपने बिड लगाया छोटी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो वो कंपनी आपके इंटरनल एक्सपेंशन में हेल्प करेगी, और जो आपकी कंपनी वो एक्सपेंड होगी उसकी वजह से, क्योंकि आपने जब उसको एक्वायर किया तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसका क्लाइंटल आपका बन जाएगा। सो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक पुराना एग्जांपल लेते हैं हम, एयरटेल ने ओएसिस को एक्वायर किया था। ओएसिस एक मोबाइल सर्विस कंपनी थी, छोटी सी कंपनी, उसको एक्वायर किया था एयरटेल ने। तो ओएसिस को अगर एक्वायर किया था तो एयरटेल को उसके मोबाइल टावर्स मिल गए, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल गई, उसके क्लाइंट्स मिल गए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एक्विजिशंस हैं जिनकी वजह से, या बहुत सारे मर्जर्स हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस को ग्रोथ मिल जाती है। नो, ग्रोइंग थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन में यूजुअली टर्न आउट टू बी लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू इंटरनल एक्सपेंशन। देखो इंटरनल एक्सपेंशन में टाइम लगता है, ठीक है। आप अगर किसी छोटी कंपनी को खरीद लो या उसके साथ मर्ज हो जाओ आप, तो आपका एक्सपेंशन फास्ट हो जाता है। यू आर गेटिंग अ फास्ट एक्सपेंशन जस्ट बिकॉज इंटरनल एक्सपेंशन में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप ने बहुत सारी सीमेंट कंपनीज को अभी खरीद लिया, ठीक है, बहुत सारी छोटी सीमेंट कंपनीज को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। इससे क्या हो रहा है, अडानी ग्रुप एक अब बहुत बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। अगर वो इंटरनल एक्सपेंशन करता तो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो। अडानी ने छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर किया और बहुत बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया। सो दिस इज अ वे यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस। नाउ अब मर्जर, अब हम सबसे पहले स्पेसिफिकली पढ़ते हैं मर्जर के बारे में। देखो अब मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू लार्जर कंपनी। मर्जर का मतलब है दो कंपनीज मर्ज हो रही है, लार्ज कंपनी बन रही है। किस कैसे मर्ज हो रही है? या तो स्टॉक स्वैपिंग से, हमने जिस कंपनी को अपने साथ में मर्ज किया उसको अपना स्टॉक दे दिया, अपने शेयर्स पे दे दिए, या उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमने क्या किया, कैश पेमेंट कर दिया। नो, इन मर्जर द एक्वायरिंग कंपनी टेक्स ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मर्ज कंपनी। हमने हमारी कंपनी के शेयर्स दे दिए या हमने हमारी कंपनी से कैश पेमेंट कर दिया। इससे क्या होगा, वो जो सामने वाली कंपनी जो हमारे साथ मर्ज हो रही है, ठीक है, उस कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे बन जाएंगे। नो, ऑल कंबाइनिंग कंपनीज आर डिसॉल्व्ड एंड ओनली न्यू एंटिटी कंटिन्यूज टू ऑपरेट। मर्जर के बाद कंबाइनिंग जो कंपनीज है, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, वो कंपनीज खत्म हो जाती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है मर्जर के बाद। नाउ इन जनरल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स दैट ऑफ सिमिलर साइज द टर्म कंसोलिडेशन इज अप्लाइड। अगर मर्जर सिमिलर साइज कंपनीज का है, ऐसी कंपनीज जो सेम साइज की कंपनीज है, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। बट व्हेन द टू फर्म्स डिफर सिग्निफिकेंटली, दोनों का साइज अलग अलग है, उसको हम कहते हैं मर्जर।
जैसे बड़ी कंपनी के साथ छोटी कंपनी मर्ज हो गई, दैट इज मर्जर। बट दो बड़ी कंपनी मर्ज हुई, दैट इज कंसोलिडेशन। ठीक है, मान लीजिए कोक और पेप्सी दोनों बड़ी कंपनी दोनों मर्ज हो गई, दैट इज कंसोलिडेशन। नो, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मर्जर्स। You can see in the example simply that if A plus B becomes A, it is absorption. यहाँ पे इसको हम absorption कहते हैं। If A plus B becomes C, it is amalgamation और consolidation। ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप के मर्जर्स हैं। A और B ने मिलकर C कंपनी को बनाया, या दोनों कंपनी मर्ज हो गई, C बन गई, तो दैट इज कंसोलिडेशन और अमालगमेशन। और अगर A और B मिली, बी का अस्तित्व खत्म हो गया, अब बी का कोई सिनेरियो नहीं है और ए बन गया पूरा, तो दैट इज अब्जॉर्प्शन। ए ने बी को अब्जॉर्ब कर लिया, सो दिस इज काइंड ऑफ, दिस इज ऑल्सो मर्जर। नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेज एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी एंड द बिडिंग फर्म्स एग्री टू मर्ज। 50% शेयर होल्डर्स मतलब बिडिंग में ओके कर देते, ठीक है हम मर्ज होने को तैयार है। तो व्हेन दे आर रेडी, 50% ऑफ द रेडी, देन it is easy to do the merger. Now the target firm ceases to exist and that becomes a part of the acquiring firm. इसमें जो टारगेट फर्म है जिसको हमने मर्ज किया अपने साथ, वो फर्म बंद हो जाती, खत्म हो जाती है, उसका नाम खत्म हो जाता है और वो पूरी हमारे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे इसमें मर्ज हो जाती है। नो, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मर्जर्स। सबसे पहला है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, अ मर्जर बिटवीन फर्म्स that are totally involved in totally unrelated activities। जो अनरिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो है कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स, प्योर एंड मिक्स्ड। प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इन्वॉल्व फर्म्स विद नथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मिक्स कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स इन्वॉल्व फर्म्स दैट आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन। जो कंपनीज अपना मार्केट एक्सटेंड करना चाहती हैं, ठीक है, वो कोई कंपनी को एक्वायर करती है, मर्ज करती है, तो उसको हम कहते हैं मिक्स कॉन्ग्लोमरेट। प्योर मर्जर, प्योर मर्जर का एग्जांपल क्या है, देखो एक कंपनी जो एथलेटिक शूज बनाती है, वो कंपनी मर्ज हो गई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के साथ, दोनों अनरिलेटेड बिजनेस है, तो इसको हम कहते हैं प्योर कॉन्ग्लोमरेट। नो, मिक्स्ड। मिक्स में देखो वॉल्ट डिज्नी ने अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को खरीदा, तो अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को जब मर्ज किया अपने साथ वॉल्ट डिज्नी, तो इसमें वॉल्ट डिज्नी का फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, वो अपना एडवर्टीजमेंट अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू इजीली करेगी। तो ये जो मर्जर है इसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट, बट द बिजनेस आर अनरिलेटेड। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए उस कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, बट द बेसिक बिजनेस इज अनरिलेटेड। नो, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल मर्जर, अ मर्जर अकरिंग बिटवीन द कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। जो सेम इंडस्ट्रीज की कंपनीज मर्ज हो रही है, ठीक है, इससे क्या होगा, दे आर ऑफ द सेम स्पेस, तो इससे क्या होगा, उनका बिजनेस कंसोलिडेटेड होकर बड़ा बिजनेस बन जाएगा। जैसे कोका कोला एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी दोनों कंपनीज मर्ज हो गई, ये दोनों सेम कंपनीज हैं, दे आर इन द सेम इंडस्ट्री। व्हाट इज द एम, एम इज टू क्रिएट अ न्यू एंड लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, नई बड़ी कंपनी बन के आएगी बाहर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। नाउ next is market extension merger. A market extension merger takes place between the two companies that deal in the same products but in the separate markets। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कंपनी है वो शूज़ बनाती है, ठीक है, वो कंपनी नॉर्थ इंडिया में काम करती है, ठीक है, और एक कंपनी है जो वो भी शूज़ बनाती है बट वो कंपनी साउथ इंडिया में काम करती है। ठीक है, ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई, सेम प्रोडक्ट है बट दोनों का मार्केट अलग अलग है। जब दोनों मर्ज हो गई एक दूसरे के साथ, तो दोनों कंपनीज को अब पूरे इंडिया का मार्केट मिलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग रीजन में काम कर रही थी। सो व्हेन दे आर वर्किंग इन सेपरेट मार्केट्स एंड दे आर मर्जिंग, दैट काइंड ऑफ मर्जर इज नोन एज मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। द मेन पर्पज ऑफ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर इज टू मेक श्योर दैट merging companies can get access to bigger market and ensure a bigger clientele base। एक बड़ा क्लाइंट बेस मिलता है जस्ट बिकॉज मार्केट एक्सटेंशन से आपका मार्केट एक्सटेंड होता है किसी कंपनी को एक्वायर करने से, तो आपको बड़ा मार्केट मिलता है, नंबर ऑफ शोरूम बढ़ जाते हैं आपके, नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ जाते हैं आपके। सो दिस इज मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। अभी हमारे पास प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अ प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट डील्स इन प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर and operate in the same market।
अब हम भी जो यहाँ जो मर्जर कर रहे हैं सेम कंपनी, मतलब एक ही ऐसा बिजनेस है, दो अलग अलग बिजनेस ऐसे हैं जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं और ऑपरेट भी सेम मार्केट में करते हैं। तो ये सिंपल प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर है। allows the merging companies to group together their products and have a access bigger set of consumers। सेम प्रोडक्ट बना रहे हो बट उन प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वो दोनों एक हो गए तो इनको बड़ा सेट ऑफ कंज्यूमर मिल जाएगा। दे विल हैव एक्सेस बिगर एक्सेस टू द बिगर मार्केट। नो, नेक्स्ट इज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर इज अ काइंड ऑफ मर्जर when two companies producing different goods or services for one specified finished goods। जैसे मान लीजिए एक सीमेंट कंपनी है, ठीक है, सीमेंट कंपनी ने एक माइनिंग कंपनी को एक्वायर किया। अब सीमेंट कंपनी ने माइनिंग कंपनी को क्यों एक्वायर किया? क्योंकि ये जो माइनिंग कंपनी है, ये जो रॉ मटेरियल बनाती थी, ये रॉ मटेरियल यही वाली सीमेंट कंपनी परचेज करती थी। तो अगर आप अपने सप्लायर को परचेज कर रहे हो, आपकी जो वर्टिकल लाइन है, प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन में जो आपके सप्लायर है, अगर आप उन सप्लायर को मर्ज कर रहे हो अपने साथ में, सप्लायर कंपनी को परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मीन्स दिस काइंड ऑफ, जैसे मान लीजिए सीमेंट कंपनी है, इसके नीचे माइनिंग कंपनी है, ठीक है, इस तरह से। तो दैट इज वर्टिकल मर्जर। सो two companies, they are producing different things but they are in the same chain, they are in the same industry supply chain, so they merge their operations and this kind of merger is known as vertical merger। A merger joins two companies that may not compete with each other but exist in the same supply chain। कॉपी एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं करें क्योंकि दोनों का बिजनेस अलग अलग है, बट वो सप्लाई चेन एक ही है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को रॉ मटेरियल दे रही है, यही कंपनी अपने फिनिश गुड्स किसी दूसरी कंपनी को बेच रही है, तो दैट इज वर्टिकल मर्जर। एन ऑटोमोबाइल कंपनी ज्वाइनिंग विद द पार्ट सप्लायर इज अ वर्टिकल मर्जर। ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने पार्ट सप्लायर को एक्वायर कर लिया, या फिर सीमेंट कंपनी ने माइनिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो दिस काइंड ऑफ मर्जर इज नोन एज वर्टिकल मर्जर। सो गाइस, हमने यहाँ तक अभी मर्जर पढ़ा है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एक्सपेंशन का मोड और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, दैट इज एक्विजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर बाय कंप्लीटिंग एक्विजिशन। थैंक यू, गुड बाय।